हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईथर। ठीक है, और पूरे क्लास में एक पार्ट में ट्राई करेंगे पूरा कंप्लीट, जो है ट्राई नहीं, डेफिनेटली पूरा ईथर को कंप्लीट कर लेंगे। वैसे भी ईथर उतना बड़ा मेजर पार्ट नहीं है। एल्कोहल और फिनॉल ज़्यादा बड़ा था, उसमें महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं थी, पूरा हमने कंप्लीट कर लिया भाई। जा करके आप विजिट कीजिए, देखिए, ठीक है। और आज हम देखेंगे ईथर। ईथर का आईयूपीएसी नेम से लेकर के उसकी कुछ क्रियात्मक समूह, उसका जो है अभिक्रियाएं और महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं उपयोग देख लेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट ईथर। तो ईथर क्या है? ईथर में जो है हमारा ईथर में ओ जो है क्या रहता है? क्रियात्मक समूह रहता है। जिस प्रकार आपका OH हाइड्रोक्सी समूह रहता है, ठीक है, हाइड्रोक्सी समूह है, जिसको हम लोग जब भी ये एल्केन के साथ जुड़ता है तो हम एल्कोहल के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार O जो है क्या है? ईथर का एक क्रियात्मक समूह है, ठीक है। और डियर स्टूडेंट, इसे जनरली हम लोग इस प्रकार से शो करते हैं। ये देखिए, जहां R और R एंड R क्या है? हमारा एल्किल समूह होता है। क्या होता है? एल्किल समूह होता है। ओके, बात करें इसका साधारण नाम की, तो साधारण नाम लिखते समय याद रखिएगा, साधारण नाम लिखते समय हमेशा, क्योंकि यहाँ दो एल्किल समूह है, दो एल्किल समूह होने के कारण हमेशा हम अंग्रेजी वर्णमाला के को प्राथमिकता देते हैं। मतलब यहाँ क्या है? दो एल्किल समूह रहेंगे, तो ऐसा देखिए, जस्ट लाइक ये देखिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। इसका नाम है डाइमेथिल ईथर। क्या है? डाइमेथिल ईथर। डाइमेथिल ईथर। पहले आपको क्या लिखना है? एल्किल समूह का नाम लिखना है, फिर लास्ट में क्या लिखना है? ईथर लिखना है, ठीक है। अभी दिखाते हैं आपको। और यदि ये C2H5O हो गया और ये C2H5 हो गया, तो ये हो जाएगा डाइएथिल ईथर। क्या हो जाएगा? डाइएथिल ईथर। समझ में आ रहा है डियर? डाइएथिल ईथर। किंतु यदि ये इस प्रकार हुआ, सपोज दैट करो कि ये है C2H5, या ये कुछ ऐसा है C2H5O C6H5, तब हम इसका नाम क्या करेंगे? इस अवस्था में हम ध्यान इस चीज का रखते हैं, पहले जो है वर्णमाला क्रम को ध्यान, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को वरीयता देते हैं। कैसे? अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाला एल्किल समूह, पहले आने वाला एल्किल समूह, ठीक है, एल्किल समूह। तत्पश्चात हम क्या करेंगे? समूह प्लस जो है बाद में आने वाला एल्किल समूह, बाद में आने वाला एल्किल समूह प्लस उसके बाद लास्ट में क्या लिख देंगे? ईथर लिख देंगे। जैसे कि ये है, तो एथिल और मेथिल, एथिल और मेथिल में कौन पहले आएगा? एथिल आएगा, इसलिए हम इसका नाम कर देंगे एथिल मेथिल ईथर। क्या कर देंगे? एथिल मेथिल ईथर, ठीक है। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट, इसका नाम, तो यह है एथिल और यह है फेनिल, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल फेनिल ईथर। एथिल फेनिल ईथर, क्योंकि ये भी हमारा क्या है? एक जो है एरिल समूह है, ये एल्किल नहीं है, एरिल समूह है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? साधारण नाम लिखते हैं। और भी देखेंगे थोड़ा, बट अभी थोड़ा सा हम लोग क्या देख लेते हैं? इसका आईयूपीएसी नाम देख लेते हैं, क्या होता है आपका, कैसे इसका किया जाता है। तो आईयूपीएसी नाम लिखते समय ध्यान रखिएगा, आईयूपीएसी नाम लिखते समय क्या करते हैं? इसका आईयूपीएसी नाम लिखते समय ऑक्सी प्रत्यय का उपयोग किया जाता है। किसका? ऑक्सी प्रत्यय का उपयोग किया जाता है। किसके साथ? चलो इधर देखिए, ये है, यहाँ तो हम इसका सारा नाम क्या बोलते हैं? डाइमेथिल ईथर बोलते हैं, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? यहाँ दोनों जो है मिथिल ग्रुप है। आप इधर से करोगे तो भी चाहे आप कहीं से भी नाम करने के लिए, मैं बताता हूँ आपको, डाउट कहाँ होता है उसको बताता हूँ, ठीक है। तो इसका पहले मैं नाम बता देता हूँ आपको। मेथॉक्सी क्या हो जाता है? मेथॉक्सी मेथेन। क्या है इसका? मेथॉक्सी मेथेन, इसका नाम है मेथॉक्सी मेथेन। इसी प्रकार C2H5O C2H5, इसका नाम होता है एथॉक्सी एथेन, ठीक है। और मैं आप सबको बता चुका हूं, इसके साथ में क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, ये साइकिल के रूप में है, या इसमें किसी भी प्रकार की और डिफरेंस कुछ भी आता है तो उसके लिए मैं आपको पूरा एक जो है बड़ा आईयूपीएसी नामकरण का पूरा एक
1 घंटे से ऊपर का क्लास बना के दे दिया हूँ। वहां हर एक प्रकार का, चाहे वो साइकिल के रूप में हो, चाहे कैसो भी हो यार, ब्रांच में हो, ब्रांच के अंदर और ब्रांच हो, कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हो, क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, चाहे आपका डाई इन जुड़ा हो, मतलब एल्किन समूह जुड़ा हो, चाहे आइन समूह जुड़ा हो, मतलब डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, 2-2 डबल बॉन्ड हो, 3-3 ट्रिपल बॉन्ड हो, कुछ भी हो, सब समझ में आ जाएगा। जाकर देखिए, यहाँ पे मैं दोनों टाइम तक नहीं समझा पाऊंगा आपको, नहीं टाइम दे सकता मैं, ठीक है। तो ये हो जाता है एथॉक्सी एथेन। अब ये देखिए CH3O C2H5 है। तब क्या करेंगे, तो पहले आपको छोटे जो है, छोटे एल्किल समूह को लिखना है। क्या लिखना है, छोटे एल्किल समूह को, मतलब कम कार्बन वाले छोटे एल्किल समूह, फिर उसके साथ में छोटे एल्किल समूह के साथ में क्या करना है, ऑक्सी जोड़ना है। क्या जोड़ना है, ऑक्सी प्रत्यय का इस्तेमाल करना है, प्लस जो है क्या लिखना है, बड़ा एल्केन समूह को लिखना है। बड़ा एल्केन के नाम, छोटा एल्केन प्लस ऑक्सी समूह, छोटा एल्केन प्लस ऑक्सी समूह। तो यहाँ एक कार्बन है इसलिए हो जाएगा मेथ, मेथ सबको पता है, प्लस ऑक्सी, फिर यह है आपका एथेन है, एथेन। तो इसका नाम हो जाएगा डियर स्टूडेंट मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार आप ये भी देख सकते हो CH3, ठीक है, O C3H कितना हो जाएगा आपका 9, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए मुझे, 8। तो इसका नाम हो जाएगा हमारा मेथॉक्सी प्रोपेन, मेथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। और ये स्टूडेंट बस नहीं और देखना चाहेंगे जैसे कि हाँ, और आप इसको देख सकते हैं, इसका क्या नाम है सर, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी बेंजीन, ठीक है, मेथॉक्सी बेंजीन। इसी प्रकार यदि C2H5 हुआ तो एथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसका वर्गीकरण 2 टाइप में किया गया है। इसका वर्गीकरण, अच्छा वर्गीकरण, ठीक है, ईथर का वर्गीकरण। तो सबसे पहले ईथर का सामान्य जो सूत्र होता है H2n+2O, एल्कोहल के ही समान होता है, CnH2n+2O, ठीक है। आप रख करके देखिए, जैसे कि मैं सिंपल क्या लिख दिया, डाइमेथिल ईथर लिख दिया। चलो इसको वर्गीकरण करते हैं। इसको 2 भागों में कैटेगराइज किया गया, एकदम छोटा सा है, ठीक है। सममित, सममित ईथर एवं विसममित, असममित ईथर, असममित ईथर। तो ये क्या है, सममित एवं असममित ईथर क्या है भाई, तो सममित ईथर मतलब जिसके एल्किल समूह समान हो, तो सममित ईथर कहलाता है, C2H5O C2H5, ठीक है। और विसममित ईथर, या आप ये भी लिख सकते हैं C6H5O C6H5, ठीक है। विषम सममित ईथर जहां आपका एल्किल समूह डिफरेंट एल्किल समूह हो, ठीक है जी, डिफरेंट एल्किल समूह हो, इस प्रकार से। C और लिख सकते हैं, जितना चाहे लिख सकते हैं। तो ये 2 प्रकार का होता है। अब एक काम करते हैं, इसके रासायनिक सूत्र को चेक कर लेते हैं, क्या ये सही है। तो बिल्कुल, यहाँ अगर मैं 2 रखता हूं तो C2, यहाँ क्या हो जाएगा 2 2 4 2 6, और ये हो जाएगा O। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, CH3O CH3, 3 3 6 हो गया, और 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से सममित और विसममित, और नाम तो जस्ट हमने देखा, जस्ट अभी देखा हमने इसका नाम, ठीक है। बात कर लेते हैं इसकी संरचना की, इस चीज की संरचना की, किसका, ईथर का। तो ईथर का संरचना मेरे भाई, अगर मैं ईथर को इस प्रकार से लिखता हूं, है ना, तो देख पा रहे हैं हम लोग सबसे पहली बात कि यह एक संतृप्त, क्या है, संतृप्त आपका समूह, संतृप्त, यहाँ का कार्बन जो है संतृप्त है, ऑक्सीजन भी संतृप्त है, डबल बॉन्ड है या द्विबंध है, किंतु इसके जो है ऑक्सीजन परमाणु पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। चूंकि यह संतृप्त ऑक्सीजन कार्बन के साथ संतृप्त बंध के साथ बंधा हुआ होता है, अतः इसमें कौन सा संकरण पाया जाएगा, sp3 संकरण पाया जाएगा। सबको पता है, ये सब जानते हैं, है कि नहीं जानते। आपका सिंगल बॉन्ड जब भी रहता है तो वहां कौन सा संकरण पाया जाता है, sp3 संकरण ही पाया जाता है। जब डबल बंध है तो वहां एक जो है हमारा जो है वहां क्या पाया जाएगा, sp2 संकरण पाया जाएगा, ठीक है। तो चूंकि यहाँ हमारा कार्बन, यहाँ क्या होगा, कार्बन ही होगा, कार्बन और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड
संतृप्त बंध द्वारा बंधे होते हैं, इसमें कौन सा बंध पाया जाता है? आपका sp3 संकरण बंध पाया जाता है। यदि ये ऑक्सीजन है मेरे भाई, तो यहाँ इसके साथ जो है हमारा क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड के साथ बंधा होता है, इस प्रकार से। और चूंकि संतृप्त है और sp3 संकरण है, तो अतः क्या कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। sp3 संकरण, sp3 संकरण और कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और इसमें जो है दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहते हैं, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। किंतु होता क्या है, sp3 संकरण है तो इसका क्या होगा? इसके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण रिपल्सन्स होंगे, तो रिपल्सन्स होने के कारण इसका जो स्ट्रक्चर है डियर, वो स्ट्रक्चर ऐसा ही बनता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट कैसे हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है ऑक्सीजन इस प्रकार से, और यह जो है इसका स्ट्रक्चर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इन वी शेप। कौन सा शेप में? वी शेप में कन्वर्ट हो जाता है, वी शेप में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका जो बॉन्ड एंगल है वह होना चाहिए कितना? 109, बट होता कितना है? 110। तो 110 होने का कारण क्या है? चूंकि इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, अतः इसका बंध कोण 109 होना चाहिए था, 109 से कम होना चाहिए था, 109 से भी कम होना चाहिए था, क्योंकि sp3 संकरण में 109 पाया जाता है, लेकिन 109 से भी कम होना चाहिए था। लेकिन क्या होता है? एल्किल समूह के प्रतिकर्षण, एल्किल समूह क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। भारी एल्किल समूह के प्रतिकर्षण के कारण इसका बंध एंगल 109 ना होकर क्या हो जाता है? 110 हो जाता है। ओके, और इसकी आकृति क्या होती है? तो वी आकृति की होती है, वी शेप होती है, वी शेप। याद रहेगा सबको? वेरी गुड। अब चलिए देखते हैं इसका प्रिपरेशन के कुछ जो है सिंपल मेथड, और थोड़ा सा आईएमपी भी हो सकते हैं। आईएमपी विलियमसन संश्लेषण मोस्ट आईएमपी। तो पहला है डियर स्टूडेंट, बनाने की विधियों में पहला है, और आईएमपी है ना, पहले बता देता हूँ मैं आईएमपी है एल्कोहल का निर्जलीकरण। क्या? एल्कोहल का निर्जलीकरण, जिसको हम लोग विलियमसन का सतत इथरीकरण के नाम से भी जानते हैं। क्या चीज? विलियमसन का सतत इथरीकरण, इथरीकरण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखिएगा, मोस्ट आईएमपी है ये विलियमसन का सतत इथरीकरण। क्या होता है? एल्कोहल के आधिक्य को, ठीक है, एल्कोहल के आधिक्य को जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म कराया जाता है, तो वह उसका गर्म कराने पर निर्जलीकरण हो जाता है, अर्थात उसमें जल के अणु निकल जाता है, फलस्वरूप हमें ईथर प्राप्त होता है। किंतु यह स्पेशल क्यों है वो अभी आप देखिए। C2H5OH प्लस HOC2H5, ये क्या है? ये भी एक अल्कोहल है, एथेनॉल, ये भी एक एथेनॉल है, कंफ्यूज मत होना। C2H5OH, ओके, दोनों की दोनों है। ऐसा मैं इसलिए लिखा हूं ताकि मैं आपको इस प्रकार जल के अणु को अलग जो है दिखा सकूं। और इसको डियर स्टूडेंट हम सांद्र कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर यह क्या होता है? जल का अणु बाहर निकल जाता है और बन जाता है हमारा C2H5O, C2H5। ये चीज हमको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी प्रिकॉशंस की, सावधानियां क्या क्या रखनी पड़ती है, और इसीलिए महत्वपूर्ण होता है। सावधानियां रखना पड़ती है कि इसका तापक्रम हमेशा 140 डिग्री सेल्सियस के करीब होना चाहिए, उससे ज्यादा उससे कम नहीं होना चाहिए। तो तापक्रम एकदम कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा क्या? और हमारा सल्फ्यूरिक एल्कोहल की आधिक्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एल्कोहल आधिक्य में होनी चाहिए, एवं साथ ही साथ हमारा तापक्रम जो कितना होना चाहिए? 140 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। दूसरा, इसमें जो है द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो दो इसके मोस्ट प्रिकॉशंस हैं। रीजन ये है डियर स्टूडेंट, एल्कोहल को आधिक्य में इसलिए रखा जाता है ताकि निरंतर, ये सतत मतलब होता है कंटिन्यू, तो इससे हमको क्या प्राप्त होता है? पता है? कंटिन्यू हमको इथर प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप बस एल्कोहल के डालने की आवश्यकता होती है, वो ऑटोमेटिक वहां हमको H2SO4 कंसंट्रेशन एक बार जो डाल दिए वो काफी लॉन्ग टाइम तक चलता है, लॉन्ग टर्म तक चलता है। और सिर्फ आपको क्या मिलाना पड़ता है? H2SO4 को बस मिलाना, सॉरी एल्कोहल को आधिक्य में रखना पड़ता है, ज्यादा मिलाते रहना पड़ता है। समझ में आया? दो प्रिकॉशंस ध्यान रखिएगा। और यह जो विधि है विलियमसन की सतत विधि जो है, ठीक है, सतत विलियमसन का सतत इथरीकरण को जो विधि है वह असममित
मित्र ईथर बनाने के लिए उपयुक्त बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है मेरे भाई? इसमें देख सकते हैं आप कैसा हमको ईथर प्राप्त है, सममित ईथर प्राप्त है। ये इसलिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि जब हम द्वितीयक या तृतीयक कार्बन का उपयोग करते हैं, एल्कोहल का उपयोग करते हैं, तो हमें उसका जो है क्या असममित तो बनता है, क्योंकि किंतु उसका मिश्रण प्राप्त होता है। हमको प्योर फॉर्म में सममित ईथर प्राप्त नहीं होता, इस प्रकार मिश्रण प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये जो है विधि है वह असममित ईथर बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। ओके, तो यह है विलियमसन संश्लेषण। क्या है? विलियमसन संश्लेषण। ध्यान रखिएगा दोनों डिफरेंट है ना। विलियमसन संश्लेषण, इसमें क्या करते हैं, इसमें सोडियम एथॉक्साइड है, सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया हम एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं। तो एल्किल हैलाइड के साथ कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है? ईथर जो है प्राप्त होता है। डियर स्टूडेंट, क्या चीज? और यह एक प्रकार का नाभिकीय स्नेही अभिक्रिया है। नाभिकीय स्नेही अभिक्रिया मतलब समझते हैं सब लोग, न्यूक्लियोफिलिक मतलब नाभिक को पसंद करने वाला। तो उसमें प्रतिस्थापन होता है, जैसे कि एल्किल हैलाइड। देखिए इधर देखिए सब लोग, यह है मेरा एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइड, हेलोजन। ओके, इसके जगह में हम लोग एल्किल हैलाइड भी लेंगे, टेंशन ना लें। और इसकी क्रिया हम किसके साथ कराते हैं? सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराते हैं, दैट इज द सोडियम एथॉक्साइड। तो क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये क्या है? ये जो है ये नाभिक है। बेंजीन रिंग वास्तव में क्या होता है? नाभिक होता है, न्यूक्लियर होता है। तो ये न्यूक्लियर के साथ चिपका हुआ है। तो ये क्या करेगा? ये इस नाभिक को हटा देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। तो इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहते हैं इसी को। ये जो है क्या करेगा? इसको हटा के इसकी जगह में जुड़ जाएगा, नाभिक के साथ जुड़ जाएगा। तो वो कैसे हो जाएगा? तो फिर आगे ये देखिए, यहां से आपका सोडियम और हाइलाइट निकल जाएगा बाहर। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार बन जाएगा। इसी को विलियम संश्लेषण कहते हैं जी, ओ डाइफेनिल ईथर। इस प्रकार से इसको चाहे तो आप लोग इसमें भी करा सकते हैं। ये देखिए कैसे, C2H5Cl प्लस सोडियम एथॉक्साइड CH3, ठीक है। तो ये हमारा सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा और ये हमको मिल जाएगा डियर C2H5O CH3 समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आप इसका जो है बना सकते हैं। इसका क्या नाम है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख करके मुझे बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार हमारा जो है एक छोटा सा और रिएक्शन है। क्या? जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो भी हमको क्या प्राप्त होता है? आसानी से जो है ईथर की प्राप्ति होती है। बाकी ये सब नहीं आता है, ये सब आते हैं। विलियम संश्लेषण है, विलियम सतत ईथरीकरण है, ठीक है। ये लीजिए, तो इस प्रकार भी आपको क्या प्राप्त हो जाता है? ईथर की प्राप्ति हो जाती है। एल्कीन तथा एल्कोहल के योग से, एल्कीन तथा एल्कोहल के योग से ये कैसे बनता है डियर? ये देखिए, CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3 क्या है? आइसोब्यूटिलीन। तो आइसोब्यूटिलीन की क्रिया जब अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम लोग एल्कोहल से कराते हैं, तब एल्कोहल से जब कराया जाता है तब क्या बनता है? हमारा आसानी से जो है ईथर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा? H2O बाहर निकल जाएगा। एक H यहाँ मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, HOCH3 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। और हमारा क्या बन जाएगा? सॉरी बाहर नहीं होगा,
बाहर होगा तो फिर इथर कैसे बनेगा भाई, है? तो ये हो जाएगा CH3 ये डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ का जो H है वो यहाँ लग जाएगा CH3, ठीक है, और ये O हो गया, और ये हो गया हमारा CH3। ओके, तो इस प्रकार से आपका जो है क्या प्राप्त हो जाएगा, इथर हमको प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, इसका नाम अगर बोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जुड़ने वाला प्रतिस्थापी समूह उस कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा जुड़ जाएगा O CH3OCH3। गुड, तो ये हो जाएगा हमारा टेट्रा ब्यूटिल मेथिल ईथर, ठीक है, इस प्रकार। अब बात कर लेते हैं इसकी क्रियाशीलता और इसके क्वथनांक एवं विलेयता की थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या होता है, आप सबको जैसे कि पता है कि हमारा ईथर जो होता है, ईथर में ऑक्सीजन के साथ 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, और सबको पता है कि एल्किल समूह में ये प्रवृत्ति पाई जाती है, क्या, ये जो है धनात्मक प्रेरणिक इंडेक्टोमेरिक इफेक्ट डालता है, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव डालता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित होता है। और चूंकि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन जो है पहले से ही एक ऋण विद्युतीय तत्व है, और इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो पहले से ही ज्यादा रहता है, अतः यह क्या हो जाएगा, यह ऋण आवेशित की तरह कार्य करने लगता है, और ये धनावेशित की भांति आंशिक रूप से धनावेश उत्पन्न हो जाता है, आंशिक रूप से ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इसकी द्विध्रुव आवरण आ जाती है, और जिसमें जितना ज्यादा द्विध्रुव आवरण होता है वह उतना ही ज्यादा क्रियाशील होता है, डियर स्टूडेंट। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन इसकी बात करते हैं क्वथनांक की। तो इसका जो क्वथनांक होता है वह अज रिस्पेक्ट टू आपका एल्कोहल के रिस्पेक्ट में, और एल्कोहल के रिस्पेक्ट में इसका जो है क्या होता है, क्वथनांक जो है कम होता है, ठीक है, क्वथनांक जो है कम होता है। रीजन क्या है, इसका द्विध्रुव आवरण एल्कोहल के द्विध्रुव आवरण से कम होती है, इस कारण। और विलेयता की बात करें तो विलेयता इसका जो है कम अणुभार वाले, जैसे कि आपका डाइमेथिल ईथर है, तो ऐसे जो है कम अणुभार वाले ईथर जल में विलय होते हैं, किंतु अणुभार बढ़ने के साथ साथ उच्च एल्किल समूह वाले ईथर जल में अविलय होते हैं। ओके, चलिए देखते हैं इसका कुछ आपका नाभिकीय महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया। तो डियर स्टूडेंट, जब आपके ईथर को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म कराया जाता है, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कराया जाता है, तो जो छोटा एल्किल समूह होता है वह हैलाइड बनाता है, और जो बड़ा एल्किल समूह होता है वह एल्कोहल बनाता है। ये देखिए, CH3 छोटा एल्किल समूह है, ये क्या बना देगा, हैलाइड बना देगा, आयोडीन के साथ जुड़ जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ आके लगेगा, तो ये हमारा क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा, ठीक है। तो हमारा मेथिल आयोडाइड और क्या बन गया, एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया, H2SO4 के साथ क्रिया। तो उच्च दाब पर जब किसी ईथर को डाइल्यूट H2SO4, क्या चीज, डाइल्यूट H2SO4 के साथ अभिकृत किया जाता है, उच्च दाब पर जब किसी ईथर को उच्च दाब पर डाइल्यूट तनु H2SO4 के साथ अभिकृत किया जाता है, तो क्या बन जाता है, हमारा एल्कोहल प्राप्त होता है। अगर मैं इसको C2H5 की ले लूं तो हो जाएगा 2C2H5OH, एल्कोहल प्राप्त होता है, एथेनॉल प्राप्त होता है। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट, हमारा
फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया तो कम ताप पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कोई क्रिया नहीं करता, किंतु उच्च ताप पर यह जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करके हाइलाइड बनाता है। जैसे इधर देखिए C2H5O C2H5, ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है भाई, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है XPX3 और X के प्लेस पे आप लोग क्या रख देंगे, क्लोरीन रख देंगे हम लोग, क्लोरीन Cl3 और ये हो जाएगा Cl, ये क्या है PCl5 हो गया। ओके, तो इससे क्या बनता है, उच्च ताप पर ना, कम ताप पर काम ही नहीं करता, क्रिया ही नहीं करता है, तो ये फास्फोरस क्या बना लेगा आपका, ये देखिए ये बना लेगा हमारा 2C2H5Cl, एक यहाँ, ठीक है, क्लोरो एथेन या एथिल क्लोराइड, और ये बना लेगा आपका POCl3। तो इस प्रकार की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। चलिए और देखते हैं क्या क्या और रासायनिक अभिक्रियाएं होती है इसमें, उसके बाद फिर इसका उपयोग देखेंगे। ईथर का एसिटिलीकरण, ईथर का एसिटिलीकरण कैसे करेंगे, इधर देखिए, ईथर का एसिटिलीकरण करते समय C6 और CH3OCH3 डाइमेथिल ईथर का एसिटिलीकरण मतलब डियर एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। तो एसिटिलीकरण जब करते हैं, ईथर का एसिटिलीकरण करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एसिटिलीकरण करने पर एस्टर प्राप्त होता है, CH3COO, ये देखिए CH3C, या इधर से ऐसे देख लीजिए, थोड़ा पलट दूं क्या, बिल्कुल ClCOCH3। ओके, तो यहां से आप मेथिल क्लोराइड को बाहर निकाल दीजिए, तो मेथिल क्लोराइड बाहर निकल जाएगा CH3COOCH3। यह है एसिटिलीकरण या एस्टरीकरण, एस्टर बन रहा है, ठीक है, और ये मिल जाएगा हमको मेथिल क्लोराइड। अब देख लेते हैं इसके इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाओं को, किसके, ईथर के इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाएं क्यों पाया जाता है इसमें, ये देख लीजिए। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन को पसंद करने वाले, दे आर लव इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन कहां होता है इसमें, ये देखते हैं। तो ईथर जो है डियर स्टूडेंट, ईथर देखिएगा आप सब लोग, ये ईथर है, ठीक है, ये इस प्रकार एक एल्किल से जुड़ा हुआ है। सबको पता है यहाँ क्या होता है, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मिल करके एक बंध का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये बंध जो है यहाँ पे आकर के बॉन्ड बनाता है, नया बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ जब बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ जो कार्बन है उस पर कितना बॉन्ड हो जाएगा, दो यहाँ, ये नया बन रहा है, एक इधर बना हुआ है, दो इधर बना हुआ है। तो जब यहाँ पे बॉन्ड बनेगा मेरे भाई, तो 5 तो संयोजकता नहीं होती, 4 होता है। तो 4 को ये क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो एक उसको तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ेगा तो फिर बेंजीन रिंग खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं तोड़ सकता, ये इसको तोड़ता है। तो ये जब टूटेगा तो वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और किस रूप में आता है, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में आता है, दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, ये आपका कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ जाएगा डियर, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा हमारा डबल बॉन्ड, और यहाँ ऑक्सीजन पर आ गया धनावेश, बट यहाँ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अभी भी है, और ये है, और ऐसा। अब ये क्या करेगा, ये जो है यहाँ पे अटैक करेगा, और ये टूटेगा और यहाँ आ जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा हम लोगों का, ये कुछ इस प्रकार हमको प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R, और ये है हमारा धनावेश। ओके, ये जब यहाँ आएगा तो ये फिर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये अटैक करेगा यहाँ, और ये टूटेगा तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ का जो बॉन्ड है वो टूटेगा और यहाँ जाएगा। तो इसको मैं बना दूंगा कुछ इस प्रकार से, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन धनावेश एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और ये एल्किल समूह, और यहाँ हमारा आ जाएगा ऋणावेश। ये देखिए यहाँ पे ऋणावेश आ जाएगा, और ये है आपका, सॉरी ये तो टूट गया है ना, ये टूटा तो यहाँ पे ऋणावेश आया, और ये यहाँ पे आएगा तो ये बॉन्ड बन जाएगा। अब फाइनली मेरे भाई ये क्या होगा, फाइनली ये जो है अब क्या करेगा,
ये जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और वो बॉन्ड टूट के कहाँ चला जाएगा, अपने वापस उसी स्थान पे चला जाएगा जहां से वो आया था। तो ये यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, और एक बॉन्ड हमारा यहाँ है, तो एक बॉन्ड यहाँ है और एक बॉन्ड यहाँ है, ये देख लीजिए, और यहाँ का जो टूटेगा वो कहाँ चला जाएगा, वापस से ऑक्सीजन पर चला जाएगा। तो ऑक्सीजन पर फिर से किस फॉर्म में चला जाएगा, एक आखिरी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में चला जाएगा। तो ये दोनों सेम है, उन तीनों में आपको देखना है। तो इन तीनों में हम सबको दिख रहा है जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, उसका घनत्व सबसे ज्यादा का है, डेंसिटी, ये है ऑर्थो स्थान, ये क्या है, ऑर्थो है, ये मेटा होता है, ये पैरा होता है, फिर ये ऑर्थो होता है, ये फिर मेटा होता है। तो हम सबको देख पा रहे हैं, यहाँ ऑर्थो में है, यहाँ पैरा स्थान पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और यहाँ ऑर्थो पर ज्यादा है। तो इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉन के ईथर के अनुनादी संरचना से इस बात की पुष्टि करते हैं कि इसका जो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो कहाँ होता है, आपका ऑर्थो और पैरा स्थान पर होता है, जिसके कारण जो भी आने वाला इलेक्ट्रॉन वो समूह होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह होगा, जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करेंगे वो कहाँ आके जुड़ेंगे, वो हमेशा ऑर्थो और पैरा पे आकर के जुड़ेंगे। तो जस्ट लाइक एग्जांपल देखते हैं, जब एनिजॉल, क्या है, एनिजॉल, इसको क्या बोलते हैं, एनिजॉल, एनिजॉल। तो एनिजॉल की क्रिया जब हम नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं, HNO3 कंसंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल के साथ जब कराया जाता है और उपस्थिति में सल्फ्यूरिक अम्ल के कराया जाता है डियर स्टूडेंट, तो हमें दो जो है मिश्रण प्राप्त होता है। कैसा, ये देखिए, आर्थो नाइट्रो एनिजॉल और पैरा नाइट्रो एनिजॉल का, क्या, पैरा नाइट्रो एनिजॉल, नाम लिख लीजिएगा, आर्थो नाइट्रो एनिजॉल, पैरा नाइट्रो एनिजॉल प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब इसका हम हाइलोजनीकरण कराते हैं, हाइलोजनीकरण कराते हैं एनिजॉल का, क्या कराते हैं, हाइलोजनीकरण कराते हैं 2Br2 इन अ प्रेजेंट ऑफ एसिटिक अम्ल CH3COOH, ठीक है। तो हमें पुनः क्या मिलता है, पुनः हमें इस प्रकार से आर्थो ब्रोमो एनिजॉल और पैरा ब्रोमो एनिजॉल का मिश्रण प्राप्त होता है, पैरा ब्रोमो एनिजॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये क्या प्रेजेंट करते हैं, आपका इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक जो है अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसका आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, इसलिए आर्थो और पैरा पर जाकर के जुड़ते हैं। इसका जो है उपयोग देखिए डियर स्टूडेंट, यूसेस, उपयोग, तो भाई इसका उपयोग जो है सबसे फेमस उपयोग है वो है आपका विलायक। ये एक ईथर एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसमें बहुत ज्यादा जो है कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, विलय हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे प्रमुख उपयोग होता है विलायक के रूप में। दूसरा डियर स्टूडेंट निश्चेतक, ठीक है। तो शैल्य चिकित्सा, जब आपका चिकित्सा फील्ड में ये निश्चेतक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। थर्ड होता है कम ताप पर इसे प्रशीतक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। प्रशीतक मतलब कूलिंग एजेंट, प्रशीतक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। और क्या कर सकते हो, तो प्रयोगशाला जो है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अच्छा, इससे क्या क्या बनाया था ये बता दीजिए मुझे। आप ये भी लिख सकते हो, क्या चीज, हेलो एल्केन और हेलो एरिन बनाने में, हेलो एल्केन और हेलो एरिन बनाने में, हेलो एरिन बनाने में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। और मेरे भाई इस चैप्टर का हो जाता है द वाला इंद्र, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, क्या चीज बता दीजिए, अध्याय 12, ओके, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ।